नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 25 जुलाई है और आज सहायक ग्रेड 3 जो हाई कोर्ट के लिए था उसका एग्जाम हुआ है। हाई कोर्ट में जो ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता के ऑफिस के लिए सहायक वर्ग 3 का जो आज एग्जाम था उसके पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को अपना चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम का आइए देखते हैं। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए हुए थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। आइए यहां पर देखते हैं। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternatives. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स चूज करना है, ऐसे कहा जा रहा है। ठीक है, जापानीज इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। जापानीज क्या है? डिफिकल्ट लैंग्वेज है। यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल ए आएगा कि आर्टिकल द आएगा कि आर्टिकल यहाँ पे एक्स लिखा है, ये तो हो नहीं पाएगा, और एन आएगा। मतलब ये ऑप्शन तो आप पहले ही काट दीजिए। कौन सा ऑप्शन? एक्स वाला ऑप्शन आप काट दीजिए। क्या आया? ए, द और एन आया। याद रखिएगा जो वर्ड है लैंग्वेज, जो ये वर्ड है क्या? लैंग्वेज, ये एक कॉमन नाउन है। क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। और लैंग्वेज के पहले, ठीक है, ये क्या है? आपका एक कॉमन नाउन है, तो इसके पहले हमेशा, यहां पर देखिए, लैंग्वेज के पहले हमेशा क्या आता है? लैंग्वेज के पहले हमेशा आता है आपका लैंग्वेज के पहले हमेशा क्या आता है आपका? डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या आता है? इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। क्या आता है? इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, LANGUAGE, जो लैंग्वेज है ये आपका कॉमन नाउन है। क्या है? आपका कॉमन नाउन है। हमेशा इसके पहले क्या आएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल ए या एन। क्या आएगा? ए या एन आएगा। और आप देख पा रहे हैं चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एल से मतलब ला से हो रहा है, और आपको मैंने बता रखा है का से लेकर के ज्ञ तक का, इनके बीच जब किसी का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और जब कॉन्सोनेंट साउंड से व्यंजन ध्वनि से उच्चारण शुरू होता है तो वहां पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। वहीं पे बात करें लैंग्वेज के पहले यदि लैंग्वेज का नाम होता, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, क्या होता? हिंदी लैंग्वेज होता, हिंदी लैंग्वेज होता, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होता, या फिर आपका जापानीज लैंग्वेज होता, तब हम वहां पे आर्टिकल द लगाते। क्या लगाते? आर्टिकल द लगाते। जब लैंग्वेज के साथ, जब लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड हो तो अपन क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन जब खाली लैंग्वेज है तो हम वहां पे आर्टिकल ए लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपको ब्लैंक फिल करना है एप्रोप्रिएट कंजंक्शन के साथ। ठीक है, सही से आप कंजंक्शन फिल कीजिए। द ग्लास विल क्रैक डैश यू ड्रॉप। ठीक है, ग्लास टूट जाएगा डैश यू ड्रॉप, तुम गिराते हो। ठीक है, तुम गिराते हो इसे, तुम गिराते हो। देखो ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। क्या है आपका? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या दिखा रहा है? विल, मतलब फ्यूचर को दिखा रहा है। जब भी एक सेंटेंस फ्यूचर में हो और एक वाला सिंपल में हो तो पक्की बात है, एकदम आसानी से जानने वाली बात है कि वहां पे इफ या अनलेस का होगा। क्या होगा प्रयोग? इफ या अनलेस का। मैक्सिमम टाइम 99% टाइम इफ का प्रयोग होता है वहां पे। ध्यान रखिएगा, अगर का। तो अनलेस, इफ, बट और वेन। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। तो बट तो यहां पे आएगा नहीं। ठीक है, और क्या बचा? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? जब। वेन मतलब क्या हुआ? जब हुआ, ये यहां पे आएगा नहीं। अनलेस मतलब क्या हुआ? यदि नहीं। क्या हुआ? यदि नहीं। ये एक निगेटिव वर्ड है। और इफ का मतलब क्या हुआ? यदि। क्या हुआ? इफ का मतलब यदि हुआ। यहां पर देखो ग्लास टूट जाएगा, द ग्लास विल क्रैक। ग्लास टूट जाएगा डैश यू ड्रॉप इट। ग्लास टूट जाएगा अगर तुम इसे गिराते हो। अगर तुम इसे गिराते हो। याद रखना, जब भी इफ की बात करें, इफ के बाद सामान्यतः प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन प्रयोग करते हैं जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा होता है। और जब एक वाक्य किसमें हो? फ्यूचर में हो, और दूसरा प्रेजेंट सिंपल में हो, और वहां पर स्थिति को दिखाई जा रही हो, कंडीशन को दिखाई जा रही हो कि गिराने के बाद जो है वो ग्लास टूट जाएगा, तो वहां पे हमेशा इफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पे आ जाएगा आपका इफ। क्या आ जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा इफ आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या आएगा? यहां पर आपका इफ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग, मॉडर्न एंड करंट। यंग, मॉडर्न एंड करंट। यंग मतलब क्या हुआ? जवान। क्या हुआ इसका मतलब? जवान हुआ। मॉडर्न मतलब क्या हुआ? आधुनिक, आधुनिक। और करंट मतलब क्या हुआ? अभी का, लेटेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? लेटेस्ट हुआ। करंट मतलब क्या हुआ? लेटेस्ट हुआ, लेटेस्ट हुआ। ध्यान रखिए, क्या हुआ करंट का मतलब? लेटेस्ट हुआ। तो यहां पर देखिए आप, मॉडर्न, यंग एंड करंट, इनका मतलब क्या हुआ? अभी का हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या है? अभी का हुआ। तो इसका क्या पूछा गया? अपोजिट। क्या पूछा गया है? अपोजिट पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? विपरीत। अग्रेसिव, एडवांटेज, एडोरेबल और एंशिएंट। एग्रेसिव मतलब क्या होता है? आक्रामक। क्या होता है? आक्रामक, आक्रामक होता है एग्रेसिव का मतलब। ठीक है, एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा। क्या होता है? मतलब फायदा होता है। ठीक है, फायदा होता है एडवांटेज का मतलब, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
यहां पर देखिए एडोरेबल मतलब क्या होता है, अच्छा, क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, मनमोहक, अच्छा, ऐसे होता है। किसका मतलब, एडोरेबल का मतलब। और एंशिएंट का मतलब क्या होता है, पुराना। क्या होता है, एंशिएंट का मतलब पुराना होता है। और आप खुद ही देख पा रहे हैं इन तीनों शब्द का मतलब क्या होता है, नया, आधुनिक, ठीक है, अभी का, वर्तमान का, ठीक है, ये तीनों का मतलब ये होता है। तो जब इसका विपरीत बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, पुराना। क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे आते हैं, विच ऑफ देम इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, इनमें से कौन सा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ऐसा कहा जा रहा है। आइए देखते हैं भैया इनमें से कौन सा आपके काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर काउंटेबल। सम मतलब क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ होता है। लेस मतलब क्या होता है, कम। एनी मतलब क्या होता है, कोई। और फ्यू मतलब क्या होता है, कम। क्या होता है फ्यू मतलब, कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये जो सम है ये आपके काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयुक्त होता है, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव सम वाटर। मैंने बोला मेरे पास क्या है, पेन्स है कुछ, तो आई हैव सम पेन्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के, सॉरी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ये प्रयुक्त होता है। बात करें यहां पे लेस का, तो ये बना है लिटिल से। किससे बना है, लिटिल से बना हुआ है। ये भी आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। किससे बना, ये लिटिल के साथ बना हुआ है। एनी, एनी एक निगेटिव वर्ड है। एनी एक निगेटिव वर्ड है जो भी कुछ का मीनिंग देता है सम की तरह। किसी तरह देता है, सम की तरह देता है, बशर्ते ये उस सेंटेंस में आता है जिस सेंटेंस में कोई ना कोई निगेटिव वर्ड आ रहा हो। नो, ना, नहीं, नको जैसे वर्ड, नो, नॉट, नेवर, नो जैसे वर्ड्स आ रहे हो, तब वहां पे एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सम हमेशा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा होता है। एनी और सम का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। एनी का मीनिंग अकेले में कोई होता है, और जब निगेटिव के साथ आएगा तो ये कुछ कर दे रहा होता है। और सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। जिस सेंटेंस में सम आता है उस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। नो, नॉट, नेवर ये तो आ ही नहीं सकते। साथ में निगेटिव एडवर्ब्स हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ये भी नहीं आ सकते, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कहां पे आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ ये आ सकता है। कौन, एनी। सेम ये भी सम की तरह, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। बात करें फ्यू की, तो फ्यू मात्र एक ऐसा क्वांटिफायर है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये क्वांटिफायर है। क्वेश्चन क्या है, आपका क्वांटिफायर का क्वेश्चन है। तो फ्यू एक मात्र ऐसा क्वांटिफायर है जो कि काउंटेबल नाउन ओनली के पहले आता है, ठीक है। केवल और केवल काउंटेबल नाउन के पहले आता है। याद रखिएगा, क्वांटिफायर्स हमेशा नाउन के तुरंत पहले में आते हैं। बहुत सारे क्वांटिफायर्स होते हैं, मच, मैनी, मोर, फ्यू, लिटिल, ठीक है, सम, एनी, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ हो गया, फिर हो गया आपका इनफ। ये सारे जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। यहाँ पर जो फ्यू है ये हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले आता है। तो हमको वही तो पूछा है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डक, डक का मतलब क्या होता है, बत्तख। डक का मतलब क्या होता है, तो बत्तख होता है, याद रखिएगा डक का मतलब, ठीक है, बत्तख का मतलब क्या होता है, तो बत्तख होता है, बत्तख होता है डक का मतलब। और याद रखिएगा डक एक क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। क्या है ये आपका, फेमिनाइन जेंडर है। क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। और इसका जो मस्कुलाइन जेंडर होता है वो होता है ड्रेक। क्या होता है, ड्रेक होता है। डक होगा नहीं, ठीक है, ड्रक नहीं होगा, डक्स नहीं होगा और डकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ड्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, नर बत्तख। क्या होता है इसका मतलब, नर बत्तख होता है, ध्यान रखिएगा, नर बत्तख, ठीक है, नर बत्तख होता है। इसका मतलब ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका क्या है, ये है आपका मस्कुलाइन जेंडर। क्या है आपका, मस्कुलाइन जेंडर है। और मेरे ख्याल से अपने को क्या पूछा गया है, मस्कुलाइन जेंडर ही तो पूछे। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डक, तो डक क्या है आपका, फेमिनाइन जेंडर है, इसका मस्कुलाइन होगा, ठीक है, मतलब पुल्लिंग होगा ड्रेक। क्या होगा, ड्रेक होगा। स्त्रीलिंग डक और उसका पुल्लिंग क्या होगा, डेक होगा। डक मतलब मादा बत्तख और ड्रेक मतलब नर बत्तख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैलस। कैलस तो मैं और बता चुका हूं, याद रखिएगा ये जो सारे वर्ड्स, मेरे ख्याल से ये जितने भी यहां पर दिख रहे हैं मुझे क्वेश्चंस, मैंने जितना भी सीरीज कराया है अब तक क्वेश्चन का, अगर आप वही मात्र पढ़ लेते तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाते। जितना भी, चाहे वो एसआई के लिए हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे वो आपका मंडी उप निरीक्षक के लिए हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी मैंने एमसीक्यू सीरीज कराया है, यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन तो मुझे सेम दिख रहे हैं। ये कैलस वर्ड तो एकदम सेम टू सेम है। कभी भी किसी भी एग्जाम से पहले जाएं तो कृपया करके, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके रखे हैं हमारे इस प्रिपरेशन बाय भूषण सर वाले चैनल को, तो कृपया सारे वीडियोस को एक बार सरसरी तौर पे रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इंग्लिश के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक डाटा नहीं होता है, वो सेम डाटा जनरली रिपीट हो रहे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो जिनकी संभावना ज्यादा होती है वो मैं खुद ही ऐड करता जाता हूं समय के साथ साथ, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी एग्जाम के पहले सारे वीडियोस जो अवेलेबल हैं इस चैनल पे एमसीक्यू सीरीज के, वो सारा आप देख करके ही जाएं कृपया।
यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिए फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर, निर्दयी। कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, कैलस मतलब क्या होता है? कठोर, निर्दयी होता है, असंवेदनशील ऐसा। ठीक है, कठोर, निर्दयी, असंवेदनशील। ठीक है, निर्दयी, ठीक, असंवेदनशील, असंवेदनशील। ठीक है, कठोर, निर्दयी, असंवेदनशील होता है। किसका मतलब? आपके इसका कैलस का मतलब। यहां पर देखिए इसका यहां पर दिया है, आपको क्या पूछा है? एंटोनिम, विपरीत। क्या पूछा आपको? विपरीत पूछा है। क्या पूछा आपको? विपरीत पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए फटाफट। पहला क्या है? सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब क्या होता है आपका? संवेदनशील। क्या होता है? संवेदनशील। संवेदनशील होता है सेंसिटिव का मतलब। ठीक है, फिर आप आते हैं रिस्पॉन्सिबल। मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। क्या होता है इसका मतलब? जिम्मेदार होता है रिस्पॉन्सिबल का मतलब, जिम्मेदार। साथ ही साथ यहां पे आइए, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। ठीक है, और यहां पर लिबरल मतलब क्या होता है? उदार। क्या होता है? लिबरल का मतलब उदार होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिबरल मतलब होता है उदार। अब आप खुद ही देख पा रहे हैं जो कैलस है उसका क्या होता है? कठोर दिल वाला, निर्दयी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बिल्कुल दया नहीं आता किसी के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं असंवेदनशील का क्या हो जाएगा? संवेदनशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आपका सेंसिटिव, संवेदनशील। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं फटाफट। 10 क्वेश्चन आए हुए थे, 6 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अपन किस पे? 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। पिक आउट द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स ऑफ, ठीक है, परसिक्यूट। ये देखिए, ये परसिक्यूट वर्ड भी मैं आपको बता चुका हूं। परसिक्यूट वर्ड भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, हैरेस, अटेंड, अरेस्ट और प्रिटेंड। परसिक्यूट का मतलब होता है क्या? उत्पीड़न। क्या होता है इसका मतलब? उत्पीड़न होता है, ध्यान रखिएगा। परसिक्यूट का मतलब याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर विनम्र निवेदन है कि उस एमसीक्यू सीरीज को देख करके जाइए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वहां से डायरेक्ट आए हुए हैं, और जबकि मैंने इस एग्जाम का तैयारी भी नहीं करवाया था, बस मैंने नॉर्मल एमसीक्यू सीरीज जितने भी बताए हैं अब तक के उनको देख के जाएगा। हर एग्जाम में लगभग चीजें रिपीट हो रही होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हैरेस, अटेंड, अरेस्ट और प्रिटेंड। ठीक है, हैरेस मतलब क्या होता है? परेशान करना। क्या होता है? हैरेस मतलब परेशान करना होता है। ठीक है, परेशान करना होता है। और यहां पर देखिए अटेंड मतलब क्या होता है? ठीक है, अटेंड मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना होता है, या फिर कहीं पर उपस्थित होना। ठीक है, कहीं पर उपस्थित होना अटेंड का मतलब हो जाता है। ठीक है, तो जुड़ना या उपस्थित होना। ठीक है, अटेंड का मतलब जुड़ना या उपस्थित होना, उपस्थित होना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे आते हैं अपन। अरेस्ट मतलब क्या होता है? गिरफ्तार। क्या होता है? मतलब गिरफ्तार होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए प्रिटेंड मतलब क्या होता है? दिखाना या मजाक करना। दिखाना या मजाक करना, दिखावा करना या मजाक करना। ठीक है, दिखावा करना या मजाक करना होता है प्रिटेंड का मतलब। अब आप खुद ही देख पा रहे हैं ना, उत्पीड़न का क्या पूछा गया है? सिमिलर मीनिंग मतलब पर्यायवाची पूछा गया है, तो हैरेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? ये सेम सेंटेंस मैं करा चुका हूं, ये एकदम सेम सेंटेंस हम कर चुके हैं बिल्कुल। यदि आप जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो आपसे एग्जाम के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गए होंगे। देखिएगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, असिस्टेंट ग्रेड 3, जो कि ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल के लिए था, हाई कोर्ट द्वारा लिया गया। 25 जुलाई को एग्जाम था उसका। ये फर्स्ट शिफ्ट का, 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, और उसके बाद आएगा आपका सेकंड शिफ्ट, ठीक है, डे शिफ्ट का। उसका भी अपन देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। यहां पे आते हैं, ये वीडियो आपको सबसे पहले मिलने वाली है मेरे हिसाब से। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, याद रखिएगा। क्या बोला गया है? ठीक है, इट इज, या नहीं है, इट इज 5:30 इन माई वॉच। ठीक है, इट इज 5:30 ऑफ माई वॉच, इट इज 5:30 विथ माई वॉच, इट इज 5:30 बाय माई वॉच। याद रखिएगा, जब भी टाइम बताए अपने घड़ी के द्वारा, जब भी टाइम बताए घड़ी के द्वारा, तो या तो वहां पे ऑन आ सकता है या तो वहां पे बाय आ सकता है, या तो ऑन या तो बाय। याद रखिएगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं दिखेंगे। और हमेशा सवाल पूछता है किसके ऊपर? बाय वाले के ऊपर। किसके ऊपर? बाय वाले के। ये सवाल है प्रीपोजिशन का, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, आंख बंद करके लगाइए आप। इट इज 5:30 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में। ठीक है, कितने हो रहे हैं? 5:30 हो रहे हैं। तो यहां पर जो बाय है वो अकॉर्डिंग टू का सेंस दे रहा है। बाय के साथ सेंस दे रहा है, अकॉर्डिंग टू का सेंस दे रहा है। हमेशा जब भी घड़ी के द्वारा टाइम पूछा जाए तो वहां पे आप ऑन या बाय का प्रयोग कर सकते हैं कि तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर वॉच। दुनिया का वॉच आप छोड़ दीजिए, आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हो रहा है, या तो आप बाय लीजिए या तो आप ऑन लीजिए। हमेशा बाय के ऊपर सवाल पूछता है, लेकिन बाय और ऑन दोनों नहीं रहेंगे ऑप्शन में। आप देख पा रहे हैं कहीं पे भी ऑन नहीं है। यहां पर क्या है? इन है, यहां पर क्या है? विथ है, और यहां पे ऑफ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गिव एंटोनिम ऑफ, ठीक है, प्रोडिजियस। ठीक है, प्रोडिजियस
इसका मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा, अकल्पनीय, विशाल, बड़ा, सबसे अलग, सबसे अलग, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, विशाल, बड़ा, सबसे अलग। ठीक है, किसका? प्रोडिजियस का। किसका? प्रोडिजियस का। ये सेम वर्ड ही मैंने करा रखा है, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा सारे एमसीक्यू सीरीज को, सारे वर्ड्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप जाएं जिसमें वेटेज हो, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, जरूर देख करके जाएं उन सारे एमसीक्यूज को। आगे आते हैं, रिच, अनयूजुअल, एबनॉर्मल और अनएक्सेप्शनल। ठीक है, रिच मतलब क्या होता है? रिच का मतलब होता है अमीर। क्या होता है रिच का मतलब? अमीर होता है। ठीक है, अमीर होता है रिच का मतलब। ठीक है, यहां पर देखिए अनयूजुअल मतलब क्या होता है? असामान्य, असामान्य। ठीक है, अनयूजुअल। ठीक है, यहां पर एबनॉर्मल क्या होता है? असाधारण। क्या होता है इसका मतलब? असाधारण होता है। ठीक है, असाधारण होता है। और अनएक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? ठीक है, अविकल्पीय। ठीक है, अनएक्सेप्शनल मतलब अपवाद नहीं। ठीक है, अविकल्पनीय। ठीक है, इधर देखो, अनएक्सेप्शनल क्या होता है? अपवाद ना हो, जो अपवाद ना हो। तो क्या होता है? जो अपवाद ना हो, जो सबसे अलग ना हो, जो सबसे अलग ना हो, जो सबसे अलग ना हो। क्या होगा आपका? अनएक्सेप्शनल। अब आप देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है? एंटोनिम। तो बोला गया है कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे अलग, विशाल, ऐसा। देखो रिच, ये भी क्या होता है? बड़ा का सेंस देता है। यूजुअल, असामान्य, ये भी किसका सेंस देता है? आपके अलग का सेंस देता है। ठीक है, एबनॉर्मल, असाधारण, ये भी क्या है? सबसे अलग का सेंस दे रहा है। लेकिन जो अनएक्सेप्शनल है ना, जो सबसे अलग ना हो, ठीक है, वो इसका क्या बन जा रहा है? यहाँ पर देखिए एंटोनिम पूछा गया। पूछा गया आपने को यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे अलग, और ये जो सबसे अलग ना हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? सबसे अलग जो कि बड़ा है, रिच। ठीक है, सबसे अलग जो कि असामान्य है। ठीक है, और यहाँ पर एबनॉर्मल जो कि सबसे अलग, असाधारण है। और इसका क्या? जो कि सबसे अलग ना हो। ठीक है, नॉर्मल हो, कॉमन हो, उसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, द वर्ड कजिन। कजिन मतलब पता है क्या होता है? चाचा, मामा, बुआ के बच्चे हमारे क्या लगते हैं? कजिन लगते हैं, उनकी बात की जा रही है। इसका जेंडर पूछा है शायद। क्या पूछा है? जेंडर पूछा है। ये मस्कुलाइन जेंडर होता है कि फेमिनाइन जेंडर होता है कि न्यूट्रल जेंडर होता है कि कॉमन जेंडर होता है? याद रखिए, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। पर इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रीचर इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। वह संज्ञा जो नर जीव को बताए, क्या कहलाता है आपका? मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। अगला क्या? फेमिनिन जेंडर, द नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रीचर। वह संज्ञा जो मादा जीव को बताए, आपकी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, और फिर तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर, उभय लिंग कहते हैं जिसको अपन। ठीक है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल क्रीचर। ठीक है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल क्रीचर इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वह संज्ञा जो या तो नर या तो मादा जीव दोनों में से किसी को भी दिखा पाए, एक साथ नहीं। वही शब्द कभी नर के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कभी मादा के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, होता है कॉमन जेंडर। जैसे कि डॉक्टर लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ठीक है, टीचर लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, एनिमी दुश्मन लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, नेबर पड़ोसी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। वो क्या होंगे? आपके कॉमन जेंडर होंगे। और न्यूट्रल जेंडर, इसका क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स अ थिंग, ये वस्तु को बताते हैं, विच इज निदर मेल नॉर फीमेल, जो कि ना तो नर होता है ना ही मादा होता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? सारे कॉमन नाउन आ जाते हैं, सारे कलेक्टिव नाउन, सॉरी, इसमें सारे कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं, सारे मटेरियल नाउन आ जाते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं, और लोअर क्रीचर्स जैसे बेबी, आंट और क्रो जैसे वर्ड्स आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको मैराथन क्लासेस में, जो भी मैं ले रखा हूं। यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा? कजिन लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, तो कॉमन जेंडर क्या होगा? कॉमन जेंडर में आएगा कौन? कजिन वर्ड। क्लियर है बात? ये जो पूरा 10 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिखा अब तक जो कि मैंने डिस्कस नहीं कराया होगा क्लास में। पक्की बात है, मैंने डिस्कस कराया है इन सारे ये वाले क्वेश्चन को छोड़ करके। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ करके सारे 9 क्वेश्चन मैंने एज इट इज सेम टू सेम करवा रखे हैं। आप जा करके देख लीजिएगा वीडियो सीरीज में, सारे वीडियोस आप देख पाएंगे, सब में इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यकीन मानिए, सारे एग्जाम्स के लिए सारे वीडियोस महत्वपूर्ण होते हैं। आप बिल्कुल उसमें जो थंबनेल लगा है उसके नाम से उसको मत देखिए, बल्कि उसके अंदर जो जानकारी है वो जरूर देखिए उनको। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा दिक्कत ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं हमारे यहाँ, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी एग्जाम पे फोकस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश बिल्कुल एक लीड पॉइंट जैसा काम करता है। एकदम थोड़े से मेहनत में आप बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। और अधिक ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसका नाम है प्रिपरेशन बाय भूषण सर। और इसके पीडीएफ के लिए जो सॉल्यूशन जो हमने किया है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? हमारा टेलीग्राम चैनल है, याद रखिएगा, टीजी टेलीग्राम चैनल। इसका नाम भी क्या है? प्रिपरेशन बाय भूषण सर, प्रिपरेशन बाय भूषण सर। ठीक है,
भूषण सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हैंडल है रियल भूषण सर। क्या हैंडल है उसका? रियल भूषण सर, ठीक है, रियल भूषण सर साथ ही साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।